हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चेंज इन डिमांड को डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले का वीडियो था उसके अंदर अंदर हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का टॉपिक डिस्कस किया था। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें पता है कि ये कीमत की वजह से होता है, और किसी भी वस्तु की जो मांग होती है वो कीमत के अतिरिक्त अदर फैक्टर्स के ऊपर भी निर्भर करती है। तो जो अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होती है उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस आज के वीडियो को। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि मांग फलन क्या होता है। व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन। कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु की कीमत जो होती है उससे प्रभावित करने वाले अनेक फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स के बीच में और किसी वस्तु की मांग के बीच में जो संबंध होता है उसे हम मांग फलन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व जो होते हैं वही जो है मांग फलन या डिमांड फंक्शन कहलाते हैं। तो एक जो वस्तु होती है उसके डिमांड जो फलन होता है उस डिमांड फलन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास में है एक वस्तु की कीमत, और दूसरा हमारे पास में है उस कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक वस्तु की जो कीमत है वो तो ये जैसे डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। तो एक तो पार्ट ये हो गया जो वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, और दूसरा पार्ट ये हो गया कीमत के अतिरिक्त जो अदर फैक्टर है वो भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो जब हम कीमत को लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और जब हम कीमत के अतिरिक्त अदर जो फैक्टर्स का मांग के ऊपर प्रभाव देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मांग में परिवर्तन। तो इससे पहले हमने ये पार्ट कर लिया था। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु की जो मांग है उसमें परिवर्तन क्यों होता है, मांग में परिवर्तन का क्या अर्थ है। तो इस डिमांड फंक्शन के आधार पर हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मांग पर केवल कीमत का प्रभाव। उस समय हम के जो अदर फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और दूसरा, मांग पर कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों का प्रभाव, यानी इसमें हम जो है कीमत को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर का जो है इफेक्ट देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मांग में परिवर्तन। तो आज हम मांग पर कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के प्रभाव को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज इन डिमांड का क्या अर्थ है। किसी भी वस्तु की मांग में कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण जो परिवर्तन होता है उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। तो जैसा हमने पीछे मांग फलन में भी देखा था कि किसी भी वस्तु की मांग जो होती है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को हम जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइस फैक्टर और दूसरा नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो जब हम नॉन प्राइस फैक्टर्स का मांग के ऊपर प्रभाव देखते हैं तो उसको हम जो है मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसे मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहा जाता है। जैसा हमने पीछे देखा था कि जब कीमत में परिवर्तन होता है उसे हम मांग में विस्तार या मांग में संकुचन कहते हैं। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है तो उसे हम या तो मांग में कमी कहेंगे या हम इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। इसे मांग वक्र का खिसकाव भी कहा जाता है। मांग वक्र के खिसकाव का मतलब क्या है कि जब कभी भी कीमत के अतिरिक्त जो अदर फैक्टर्स होंगे उस वजह से ये हमारा अगर प्रारंभिक मांग वक्र है या तो मांग वक्र उसके दाईं ओर जाएगा या मांग वक्र उसके बाईं ओर जाएगा। जब मांग वक्र दाईं तरफ जाता है तो वो वृद्धि को दिखाता है, और जब मांग वक्र बाईं तरफ आएगा उस समय ये जो है मांग में कमी को दिखाएगा। तो इस प्रकार मांग वक्र का अपने मूल मांग वक्र से दाईं तरफ या बाईं तरफ खिसक जाना वो जो है मांग में परिवर्तन को दिखाता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या वो हमने पहले कर लिया था। आज हम करेंगे मांग में परिवर्तन। तो जो मांग में परिवर्तन होता है उसे हम मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। मांग वक्र का खिसकाव होता है वो दो वजहों से होता है। एक को हम मांग में वृद्धि कहेंगे और दूसरे को हम मांग में कमी कहेंगे। तो अब हम मांग में वृद्धि और मांग में कमी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मांग में वृद्धि का अर्थ जानते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत के समान रहने पर
वस्तु की कीमत जो वो कांस्टेंट है, मांग पहले से या तो अधिक हो जाती है, इसका मतलब क्या है, प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ गई, या कीमत के बढ़ने पर मांग पहले जितनी ही रहती है, इसका मतलब पहले कीमत कांस्टेंट रहेगी, कीमत के कांस्टेंट रहने के बावजूद अगर डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कीमत परिवर्तित नहीं हुई है उसके बावजूद मांग बढ़ रही है, तो वो जो अदर फैक्टर्स है उन फैक्टर में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि हुई है। दूसरा, अगर कीमत बढ़ जाती है तो मांग को कम होना चाहिए था, लेकिन मांग कम नहीं हुई है, इसका मतलब क्या, अदर फैक्टर्स ने इसको कम नहीं होने दिया, उनमें इस प्रकार से चेंज हुआ है कि भी मांग जो कांस्टेंट है। तो इस प्रकार समान कीमत रहने पर भी मांग का बढ़ना या कीमत के बढ़ने पर भी मांग का समान रहना जो है मांग में वृद्धि कहलाता है। तो इस प्रकार से मांग में होने वाली वृद्धि को हम जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, समान कीमत अधिक मांग, और दूसरा, अधिक कीमत समान मांग। तो अब हम इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनको डिस्कस करने के लिए हम जो है टेबल का सहारा भी लेंगे और इनको डिस्कस करने के लिए हम जो है डायग्राम भी बनाएंगे। तो आप साथ साथ में देखते जाना किस प्रकार से हम जो है टेबल की एक्सप्लेनेशन करेंगे और किस प्रकार से हम जो है डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले आप डिस्कस करते हैं समान कीमत अधिक मांग। जब किसी वस्तु की कीमत के समान रहने पर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत के समान रहने पर भी मांग जो है पहले से अधिक हो जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। समान कीमत अधिक मांग यानी प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड अधिक हो गई है। जैसे प्रारंभ में जो है 3 रुपए कीमत के ऊपर 3 वस्तुओं की मांग की जा रही थी, अब कीमत 3 रुपये है लेकिन वस्तुओं की मांग बढ़ करके अगर 4 हो गई है तो ये जो है मांग में वृद्धि कहलाएगी। तो इस चीज को अब आप टेबल के द्वारा देखते हैं। ये हमारे पास में टेबल है, जिस टेबल के अंदर एक्स वस्तु की कीमत ली गई है, दूसरी तरफ एक्स वस्तु की मांग ली गई है। इसके बाद हमने जब परिवर्तन लिया है कि किस प्रकार का चेंज उसमें आया है। तो प्रारंभ में एक्स वस्तु की कीमत जो 3 रुपये है, 3 रुपये कीमत के ऊपर 3 वस्तुओं की मांग की जा रही है। नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर जो है वस्तुओं की कीमत 3 रुपये ही है, लेकिन वस्तु की मांग बढ़ करके 4 हो गई है। तो ये दिखा रहा है कि भी समान कीमत के ऊपर भी पहले से अधिक वस्तुओं की मांग की जा रही है, तो इसे हम जो है मांग में वृद्धि कहेंगे। दूसरा है अधिक कीमत समान मांग। अधिक कीमत समान मांग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत समान रहने पर भी, किसी वस्तु की कीमत अधिक होने पर, वस्तु की कीमत के अधिक होने पर भी अगर मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहेंगे। वैसे देखा जाए तो जनरली ये होता है किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से मांग में कमी आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कीमत के बढ़ने के बावजूद भी मांग में कमी नहीं आई है, मांग कांस्टेंट है, तो इसे हम जो है मांग में वृद्धि मानेंगे। जैसे किसी वस्तु की 3 रुपए कीमत के ऊपर 3 वस्तुओं की मांग की जा रही है। अब क्योंकि कीमत को हमें बढ़ा हुआ दिखाना है, वस्तु की कीमत 4 रुपए होगी लेकिन अभी भी मांग 3 वस्तुओं की जा रही है, तो इसे हम जो है मांग में वृद्धि कहेंगे। तो जब कभी भी किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे मांग में वृद्धि माना जाता है। अब हम टेबल के द्वारा इसे देखते हैं। प्रारंभ के अंदर जो एक्स वस्तु है उसकी कीमत 3 रुपए है और 3 रुपए कीमत के ऊपर एक्स की 3 वस्तुओं की मांग की जा रही है, और नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर वस्तु की कीमत बढ़कर के 4 रुपए हो जाती है, लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले भी 3 वस्तुओं की मांग थी, अब भी 3 वस्तुओं की मांग की जा रही है, तो इसे हम जो है मांग में वृद्धि कहेंगे। तो ये अधिक कीमत समान मांग की अवस्था में वृद्धि है। अब हम इसी चीज को जो है टेबल के डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। ओ एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, यानी वस्तु की मात्रा है, मांगी गई मात्रा ली गई है, और ओ वाई के ऊपर हमने कीमत ली है। हमारे पास में डी डी मांग वक्र है, और डी डी मांग वक्र जो है वो जो हमने टेबल ली थी, दोनों टेबल, उन दोनों टेबलों को एक साथ ये शो करेगा। पहला समान कीमत अधिक मांग, दूसरा अधिक कीमत समान मांग। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा और आप साथ साथ में इसको जो है ड्रॉ भी कर सकते हो। प्रारंभ के अंदर जो है हमारे पास में जो डीडी मांग वक्र है, उस डीडी मांग वक्र के ऊपर 3 रुपए कीमत के ऊपर वस्तुओं की जो मांग है वो 3 वस्तुओं की है। तो इस प्रकार
मांग जो है वो डी मांग वक्र के ई बिंदु पर स्थित है। अब दूसरी सिचुएशन में आप देखिए कि वस्तु की कीमत जो है वो 3 रुपए ही है। वस्तु की कीमत 3 रुपए है और मांग बढ़ करके जो है 4 वस्तुओं की हो गई है। इस प्रकार से जो ये मांग का बिंदु है वो ई से जी तक चला गया है। तो ई से जी तक जाना क्या है, कीमत देखिए ई पर भी 3 रुपए है और जी बिंदु पर भी 3 रुपए है। लेकिन ई बिंदु के ऊपर जो मांग थी वो 3 वस्तुओं की थी और जी बिंदु के ऊपर मांग बढ़ करके 4 वस्तुओं की हो गई है। तो इसे हम कहेंगे समान कीमत अधिक मांग। दूसरी सिचुएशन में देखिए कि कीमत बढ़ करके 4 रुपए हो गई है। 4 रुपए कीमत होने पर भी मांग पहले जितनी ही है यानी 3 वस्तुओं की ही है। तो इस प्रकार 3 रुपए कीमत थी तो भी ई बिंदु पर हम थे, 3 वस्तुओं की मांग की जा रही थी। जब कीमत बढ़ गई तो भी यहाँ पर जो है मांग 3 वस्तुओं की ही की जा रही है। तो इस प्रकार जब हम ई से जी तक जाते हैं, ई से जी तक जाते हैं तो उसमें क्या है, प्राइस जो है वो सेम है लेकिन मांग पहले से बढ़ गई है। दूसरा जब हम ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप कीमत बढ़ करके 4 रुपए हो गई है लेकिन पहले भी मांग 3 वस्तुओं की थी और अब भी मांग 3 वस्तुओं की, यानी अधिक कीमत समान मांग को दिखा रहा है। तो अगर आप इन बिंदुओं को मिला देंगे ई और जी को तो हमारे पास में जो एक नया मांग वक्र आएगा, वो जो मांग वक्र है वो मांग में वृद्धि को दिखाएगा। तो अब हम इसको आगे बनाते हैं। ई से जी बिंदु तक हमें पता है सेम प्राइस मोर डिमांड, यानी ई से जी बिंदु पर जब मांग गई है तो उस अवस्था के अंदर समान कीमत अधिक मांग है। और ई से एफ तक जब मांग गई है तो उस अवस्था के अंदर जब मोर प्राइस सेम डिमांड, यानी अधिक कीमत होने पर भी मांग समान है। तो अब अगर आप इन ई और जी बिंदुओं को मिला दें तो हमारे पास में जो मांग वक्र है वो आ जाएगा डी वन और डी वन जो डिमांड कर्व वो पहले वाले डिमांड कर्व के दाईं तरफ है और दाईं तरफ मांग वक्र का खिसकना या दाईं तरफ सरकना वो जो है मांग में वृद्धि का संकेत है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भी प्रारंभ में जब 3 रुपए की, आप यहाँ भी लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। तो जब प्रारंभ के अंदर 3 रुपए मांग है तो 3 रुपए कीमत है तो 3 वस्तुओं की मांग की जा रही है। अर्थव्यवस्था ई बिंदु मांग जो ई बिंदु पर स्थित है। जब मांग वही रहती है लेकिन कीमत वही रहती है लेकिन मांग बढ़ करके 4 वस्तुओं की हो जाती है तो ये जो मांग का बिंदु है वो इसे जी पर चला जाता है। इसी प्रकार से जब कीमत बढ़ करके 4 रुपए होती है तो मांग पहले भी 3 वस्तुओं की थी, अब भी 3 वस्तुओं की जा रही है। तो ये जो मांग का बिंदु है वो ई से एफ तक चला जाता है। फिर आप ई और एफ और जी को मिलाते हैं तो एफ और जी को मिलाने पर हमें एक नया मांग वक्र प्राप्त होता है जो कि पहले वाले मांग वक्र के दाईं तरफ स्थित है, जो मांग में वृद्धि को दिखाता है। तो इस प्रकार ई से जी तक जाना समान कीमत अधिक मांग और ई से एफ तक जाना अधिक कीमत समान मांग को दिखाता है और ये दोनों ही मांग में वृद्धि के संकेत हैं। इसके बाद आता है मांग में कमी। किसी भी वस्तु की कीमत के समान रहने पर भी, यानी सेम प्राइस है लेकिन या तो मांग पहले से कम हो जाती है और अगर कीमत कम हो जाती है तो मांग पहले जितनी ही रहती है तो इसे हम मांग में कमी कहेंगे। तो देखिए पहले क्या है, कीमत सेम है लेकिन मांग पहले से कम हो जाती है। इसका मतलब कि कीमत ने तो कोई प्रभाव नहीं डाला। अगर कीमत प्रभावित करती तो मांग सेम ही रहती, लेकिन कीमत ने प्रभाव नहीं डाला बल्कि कीमत के अतिरिक्त जो अदर फैक्टर है उन्होंने इस प्रकार से मांग को प्रभावित किया कि भी मांग पहले से कम हो गई है। दूसरा, कीमत के कम होने पर मांग समान। अगर यहाँ पर कीमत इसको प्रभावित करती तो कीमत के कम होने पर मांग को भी कम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कीमत के अतिरिक्त जो अदर फैक्टर है उसने मांग को जो है पहले से बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि कीमत के कम होने पर मांग को बढ़ना चाहिए था लेकिन कीमत के कम होने पर भी मांग नहीं बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि भी अदर फैक्टर है उसने मांग को जो है अपने पुराने वाले स्तर पर कांस्टेंट रखा है, तो इसे भी हम जो है मांग में कमी कहेंगे। तो इस प्रकार मांग में होने वाली कमी को भी हम जो है 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, समान कीमत कम मांग और दूसरा कम कीमत समान मांग। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे।
पहला समान कीमत कम मांग, जब किसी वस्तु की कीमत के समान रहने पर भी मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि भी प्राइस ऑफ एक्स है, दूसरी तरफ डिमांड ऑफ एक्स है। प्राइस ऑफ एक्स प्रारंभ में 3 रुपए है और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कीमत को समान रखना है, लेकिन मांग पहले से कम हो गई है, 2 वस्तुओं की हो गई है, तो इसे हम जो है मांग में कमी कहेंगे। तो ये जो है मांग में कमी किस वजह से है, समान कीमत कम मांग वाली अवस्था में ये जो कमी है ये कीमत के अतिरिक्त अदर फैक्टर्स के प्रभावी होने की वजह से है। तो अब इसी चीज को आप टेबल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रारंभ में जो एक्स वस्तु है उसकी कीमत 3 रुपए है और 3 रुपए कीमत के ऊपर एक्स वस्तु की 3 वस्तुओं की मांग की जा रही है। दूसरी अवस्था में कीमत तो वही है, यानी दोनों अवस्थाओं में कीमत 3-3 ही है, लेकिन मांग जो है वो पहले से कम होकर के 2 वस्तुओं की रह जाती है, तो इसे हम जो है मांग में कमी कहेंगे और ये समान कीमत कम मांग को दिखा रहा है। अब आगे, कम कीमत समान मांग, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर भी मांग पहले के जितनी ही रहती है तो उसे हम जो है मांग में कमी कहेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत तो देखिए कम हो गई, प्राइस डाउन हो गया, लेकिन मांग सेम रहती है तो उसे हम जो है मांग में कमी कहेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो क्या होता है कि कीमत के कम होने पर मांग को बढ़ना चाहिए था, लेकिन मांग नहीं बढ़ी है तो ये एक प्रकार से मांग में कमी ही दिखाती है। तो इसी चीज को अब हम जो है टेबल के द्वारा देखते हैं। ये हमारे पास में टेबल है जिसके अंदर प्रारंभ में जो है एक वस्तु की कीमत 3 रुपए है तो 3 वस्तुओं की मांग की जा रही है, और दूसरी अवस्था में कीमत कम होकर के 2 रुपए हो जाती है, उसके बावजूद भी मांग पहले जितनी ही बनी रहती है, यानी दूसरी अवस्था में 2 रुपए कीमत पर भी मांग 3 वस्तुओं की जा रही है, तो इसे हम जो है कम कीमत समान मांग कहेंगे। अब इसी चीज को आप जो है डायग्राम के द्वारा देखेंगे। प्रारंभ में जो हमारे पास में ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग की मात्रा ली है, और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस यानी कीमत को लिया है, और हमारे पास में प्रारंभिक जो मांग वक्र है वो डी मांग वक्र है। अब शुरू में देखिए आप 3 रुपए कीमत है और 3 रुपए कीमत के ऊपर मांग जो वो 3 वस्तुओं की जा रही है, और मांग जो है वो डी मांग वक्र के ई बिंदु पर स्थित है। अब हम दोनों ही चीज़ों को जो है इसमें देखेंगे। पहला कौन सा, कि कीमत के समान रहने पर भी मांग पहले से कम हो जाती है। दूसरा, कीमत के कम होने पर भी मांग जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इन दोनों चीज़ों को हम जो रेखा चित्र के अंदर एक साथ जो है वो शो करेंगे। प्रारंभ में देखिए आप, एक वस्तु की जो कीमत थी वो 3 रुपए थी तो 3 वस्तुओं की मांग की जा रही थी। अब 3 रुपए कीमत, तो मांग का बिंदु जो था ई बिंदु पर स्थित है। अब 3 रुपए कीमत पर ही वस्तु की मांग जो वो कम होकर के 2 वस्तुओं की रह जाती है। अब ये देखिए आप, इसमें जो है पहले जो मांग थी वो 3 रुपए जब कीमत थी तो 3 वस्तुओं की मांग थी। अब कीमत 3 रुपए ही है, लेकिन मांग कम होकर के 2 वस्तुओं की रह गई है। तो इस प्रकार से ई से एफ बिंदु तक जब मांग आई है तो वो जो है किस मांग में कमी कहलाएगी, और ये किस वजह से है, सेम प्राइस लेस डिमांड, यानी समान कीमत कम मांग को दिखा रही है ये। दूसरी अवस्था में आप देखिएगा कि एक वस्तु की कीमत जो वो कम होकर के 2 रुपए हो जाती है। अब 2 रुपए कीमत के ऊपर जो है वस्तु की मांग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ने की बजाय मांग जो वो समान रहती है। तो इस प्रकार से अब जो मांग जो ई से जी पर आ जाती है, तो इस प्रकार से मांग का ई से जी पर आना क्या कहलाएगा, मांग में कमी। क्योंकि आप यहाँ देखिए, जब 3 रुपए से मांग कम होकर के 2 रुपए हुई तो पहले कितनी मांग थी, 3 वस्तुओं की। अब भी मांग कितनी है, 3 वस्तुओं की, जबकि मांग को बढ़ना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन मांग यहाँ तक नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है मांग में कमी को दिखा रहा है। तो ई से एफ तक जाना सेम प्राइस लेस डिमांड को शो कर रहा है, और ई से जी तक जाना ये जो है वो लेस प्राइस सेम डिमांड को शो कर रहा है।
ई से जी तक लेस प्राइस सेम डिमांड। अब अगर आप ई और जी को मिला दें तो हमारे पास में जो नया मांग वक्र है वो D1 आता है, जो कि पहले वाले मांग वक्र के बाईं ओर स्थित है। इस प्रकार मांग वक्र का बाईं ओर खिसकना जो है मांग में कमी को दिखाता है। इसमें भी आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर 1 रुपये कीमत है, यहाँ पर 4 रुपये मांग है, यहाँ पर 4 वस्तुओं की मांग है और यहाँ पर 5 वस्तुओं की मांग है। यहाँ पर 1 रुपये कीमत, यहाँ पर 4 रुपये और यहाँ पर 5 रुपये। तो इसमें हम जो है ये पाते हैं कि भी नया मांग वक्र जो प्रारंभिक मांग वक्र के बाईं ओर सरक गया है, और ये बाईं ओर सरकना जो है 2 वजहों से हुआ है। सेम प्राइस लेस डिमांड, दूसरा लेस प्राइस सेम डिमांड। तो इस वजह से जो है ये मांग में कमी को शो कर रहा है। तो ई से जी तक आना जो है लेस डिमांड लेस प्राइस सेम डिमांड, और ई से एफ तक जाना सेम प्राइस लेस डिमांड को शो कर रहा है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।